निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो वह है सुश्रुत। राइट ऑप्शन होगा डी, सुश्रुत। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूर्यसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। इसमें राइट ऑप्शन सी, सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिनका नाम देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी कहते हैं, तो वह मौर्य शासक अशोक थे, मौर्य सम्राट अशोक। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, चंदेल शासकों की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 14, चंदेल शासकों की राजधानी। तो चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो है। खजुराहो मंदिर का निर्माण भी कराया। और क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई है? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो मिली हुई है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली हुई है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और समुद्रगुप्त के बारे में और है, जैसे भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के बारे में जाना जाता है। और स्कंदगुप्त के बारे में, एक सेकंड, इसका राइट ऑप्शन तो सी होगा। समुद्रगुप्त के बारे में भारत का नेपोलियन, और स्कंदगुप्त के बारे में जैसे हूणों का आक्रमण जो रोका था वो स्कंदगुप्त ने रोका था। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई? तो सबसे प्राचीन वेद भी पूछा जाएगा, सबसे प्राचीन वेद भी पूछा जाएगा, तो वो ऋग्वेद होगा, या जानकारी दी गई हो, या सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद आया। और इसमें सामवेद जो है वो संगीत के लिए जाना जाता है, सामवेद। और यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया है, और अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। इसको हम PDF में लिखे आएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7वां है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो अंतस्थ होते हैं 4 वर्ण, तो अंतस्थ ही होते हैं, और चार ऊष्म वर्ण होते हैं। इस प्रकार 8 वर्ण हो गए, जैसे य र ल व। एक मिनट, य र ल और व, ये 4 वर्ण जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन है। और सा सीटी सा षटकोण संस्वाल, ये जो होते हैं सा सा सा, ये जो होते हैं ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें ध्वनि मुंह से मतलब ऊष्मा जैसी निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अलक और अलिक, अलक और अलिक का अर्थ है? तो अलक का मतलब होता है केस, मतलब बाल, और अलिक का होता है मस्तक। अलिक का अर्थ होता है मस्तक। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन को देख लें आप परीक्षा से पहले। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ वाक्य अंतिम रूप ले लेता है तो वहाँ पूर्ण विराम आता है, पूर्ण विराम। और योजक चिन्ह का प्रयोग, जैसे दिन रात, दिन रात, तो बीच में योजक चिन्ह हो गया, अल्प विराम ऐसे लगा देते हैं। और उद्धरण चिन्ह भी देख लो, उद्धरण चिन्ह ऐसे भी लगा देते हैं, उद्धरण चिन्ह को। क्वेश्चन नंबर 10वां है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो वचनामृत में समस्त पद का जो विग्रह होता है, वचन रूपी अमृत। तो राइट ऑप्शन जो इसमें होगा वो डी होगा, वचन रूपी अमृत। क्वेश्चन नंबर है 11, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं उनका नाम, यानी कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो निर्गुण संत बोले जाते हैं, कबीरदास, निर्गुण संत। तो कबीरदास की ये पंक्ति हैं, दोहा लिखे हैं इन्होंने। इनमें तो बहुत सारी पंक्तियां हैं, ये तो एक ही पंक्ति लिखी हुई है। और एक मिनट, जैसे जायसी जी की रचना पूछ ली जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रचना हर बार आती रहती है, पद्मावत है। जायसी जी की पद्मावत महत्वपूर्ण रचना है। और मीराबाई संत रमानंद की शिष्य थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ में लिखा है, नित्य का विलोम शब्द है, तो नित्य का विलोम अनित्य हो जाएगा, नित्य का विलोम अनित्य हो जाएगा। कल एक वीडियो लाने वाले हैं, उसमें सारे जितने भी विलोम शब्द बन सकते हैं, लगभग 300 या 400 विलोम शब्द की वीडियो है, उसमें एक बार देख लेना। और जो महत्वपूर्ण रचना बनेगी, लगभग 100 से ऊपर जो महत्वपूर्ण रचना है और जिन पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, उनसे संबंधित एक वीडियो लेके आएंगे। उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वो महत्वपूर्ण रचनाएं, साहित्य अकादमी से संबंधित रचनाएं पूछी जाती हैं और हर एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब तक के पेपर में आई हुई हैं वही रचना बहुत बार। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी कि इसमें जो हो जाएगा हेतु भूतकाल। राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, चोरी चोरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चोरी चोरा कांड के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड रीडिंग था।
और इनसे पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, पर ये 1921 के बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। उनके बाद जो चोरी चोरा कांड के समय ये 1922 में हुआ है, तो 22 में ये आ चुके थे, 22 में लॉर्ड रीडिंग आ चुके थे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो परग्वे शामिल हुआ है। और ब्राज़ील से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन भी होता है, ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है, जैसे जंगल भी है ब्राज़ील में, अमेजन जंगल ज़्यादा क्षेत्रफल ब्राज़ील में पड़ता है। ब्राज़ील से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अंग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो किस अंग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार होगा सूत्रकणिका को, राइबोसोम का प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन गृह, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किए गए यूपीआई भुगतान ऐप का नाम जो है वो क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा BOB पे बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेजिस्लेटिव डेमोक्रेटिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रामचंद्र गुहा है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्विटर पर पढ़े और लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों को क्या कहते हैं? तो ट्विटर पर पढ़े और लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों को जो कहते हैं वो ट्वीट्स कहते हैं, ट्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, इक्वाडोर और पेरू के तट के पास गर्म समुद्री सतह का पानी कभी कभी विकास के रूप में जाना जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं अल नीनो जो धाराएं होती हैं, ये एक तरीके की धाराएं होती हैं, और ये गर्म धाराएं हैं। अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं? तो नेत्रों को अच्छा लगने वाले को कहते हैं नैन भीराम। अब क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन है, कढ़ाई और कढ़ाई शब्द का अर्थ क्या होगा? तो ये कढ़ाई जो बनी हुई है, 1 मिनट, कढ़ाई का अर्थ होता है काशीदारी और काशीदारी और लोहे के बर्तन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। अब यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम वचन भी है, शलाका भी है, तिक्त भी है, पर ये 4 जो है ये तत्सम नहीं है, क्योंकि तिक्त को तीका कहते हैं, वचन को वचन कह देते हैं। क्वेश्चन आता है, आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ क्या होता है? तो आदि का अर्थ प्रथम होता है या आरंभ भी होता है, और भी बनते रहते हैं आदि के अर्थ। अब है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। तो संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, मतलब इसमें 1 मिनट, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? तो संभाव्य भविष्य काल का प्रयोग हुआ है क्या? बिल्कुल सही बात, हेतु भविष्य काल नहीं होगा, सामान्य भविष्य काल नहीं होगा, तो ये संभाव्य भविष्य काल है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदंबरा के लिए मिला है। अब पूछा जाए कि जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कब मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो 1968 में मिला है। और पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है ना, वो कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है वो शायद 1961 को हुई है। अब ये हो गया, ये 1 मिनट, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1961 में हुई है, और सबसे पहले जो मिला था वो जी शंकर क्रूप को मिला है। और महिलाओं में अगर पूछा जाए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो वो आशापूर्णा देवी को मिला है। महादेवी वर्मा को 1982 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहाँ देखते हैं, गौरी शंकर शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है? तो हम लिखते हैं गौरी और शंकर, गौरी प्लस शंकर लिख देंगे हम, गौरी प्लस शंकर मतलब गौरी और शंकर, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं चलती थी, और मैं जो शब्द है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक शिफ्ट में, मैं जो शब्द है वो किस में बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा? तो मैं जो शब्द है वो हम बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ठीक समय पर आ जाना, जहाँ मैं
पर और मैं की जो विभक्ति आती है ना वो अधिकरण में आती है। पर और मैं की जो विभक्ति आती है वो अधिकरण में आती है। कर्ता ने कर्म को, यहाँ को की विभक्ति आती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहाँ से की विभक्ति आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ पर्यायवाची नहीं है, मतलब निम्नलिखित में कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का, अनाथ को हम बेसहारा भी कहते हैं, यतीम भी कहते हैं, पर अनाड़ी नहीं कहते। अनाड़ी ये इसका आंसर हो जाएगा। निराश्रित भी कह देते हैं अनाथ को। क्वेश्चन है जीवन का विलोम शब्द क्या होगा। तो जीवन का विलोम शब्द जो होगा वो मरण हो जाएगा। जीवन का विलोम शब्द हो जाएगा मरण हो जाएगा। अभी अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें सारे जितने भी विलोम शब्द हैं सारे एक ही वीडियो में खत्म करवा देंगे, और महत्वपूर्ण रचनाएं जो पूछी जा रही हैं उसमें देख लेंगे उसको। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज जो है वो किस विभाग से संबंधित है। तो वो सैन्य विभाग से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज जो किससे संबंधित है, वो सैन्य विभाग से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोधी था। तो इसमें बहलोल लोधी पूछ लिया गया। पूछा जाए कि आगरा शहर किसने बसवाया था, आगरा शहर किसने बसाया था। तो वो 1504 ईस्वी में जो बसाया था वो सिकंदर लोधी ने बसाया था, है कि नहीं। और उसने एक पैमाना भी चलाया गजे सिकंदरी, जैसे भूमि नापते हैं। और जैसे इब्राहिम लोधी की पूछी जाए तो उन्होंने 1526 में एक युद्ध लड़ा जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। अब पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हो गई और बाबर इसमें जीत चुका था। अब ये पूछा जा रहा है या तो ये दिया जाएगा कैप्टन हॉकिंस या तो थॉमस रो, या तो दोनों ही दे दिए जाएंगे। तो ये भी बहुत बार पूछा गया कि थॉमस रो किसके दरबार में आया था। तो वो जहांगीर के दरबार में आया था। ये भी पूछा गया कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया। तो वो जहांगीर के दरबार में आया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो वो चोल राजवंश जो है अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सातवाहन दिया है, तो सातवाहन जो राजवंश है इसने अपने शीशे के सिक्के चलाए इसलिए प्रसिद्ध है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसमें एक महान शासक भी हुआ अशोक सम्राट, जिसको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती है। इसमें जो 3 बेर बेर है मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, ये मक अलंकार होगा। अब ये पूछ रहा है हंस पद, यहाँ हंस पद ना देकर के त्रुटि बोधक चिन्ह दे देगा या हंस पद दे देगा। तो पूछेगा हंस पद कैसा चिन्ह है, तो ये वाला है। और जो इससे अगला वाला है जो विस्मयादक बोधक चिन्ह है, पूछे अल्पविराम, ये हो जाएगा। और भी निरे आते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। यहाँ है पास और पास। तो पास और पास जो होता है वो इसमें से हो जाएगा। पास और पास नज़दीक बोलते हैं, पर ये वाला सा जो आ जाए, ये वाला सा, तो उसमें बंधन बोलते हैं, बंधन। अब यहाँ निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है 1968 में। महादेवी वर्मा को भी मिला है 1982 में। इनको भी मिला है शायद 2005 में करीब। अब माखनलाल चतुर्वेदी को जो है वो सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए मिला है। तो वो हिम तरंगणी रचना के लिए मिला है। किस रचना के लिए मिला है, हिम तरंगणी, लिख नहीं पा रहा हूँ, हिम तरंगणी रचना के लिए मिला है। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय शब्द हैं। तो केंद्रित और अधिकता में कौन से प्रत्यय शब्द हैं। तो केंद्रित में इत प्रत्यय हो जाएगा और ता भी प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। तो सत्संग में जाने के बाद मन को जो शांति मिलती है उसमें जो है आसन्न हो जाएगा, क्योंकि सत्संग गए, आसन्न का मतलब होता है जो काम अभी अभी संपन्न हुआ हो, जो काम अभी अभी संपन्न हुआ हो। और अपूर्ण का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। ये शब्द मतलब रहा है, रही है शब्द जो आते हैं ऐसा लग रहा है कि काम चल ही रहा है, मतलब अभी समाप्त नहीं हुआ, वहाँ अपूर्ण हो जाएगा। और आसन का मतलब काम अभी अभी समाप्त हो गया हो। क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ जो गुरु के समीप रहता है। तो गुरु के समीप रहता है वो अंतर्वेशी हो जाएगा। गुरु के समीप रहता है वो अंतर्वेशी हो जाएगा। यहाँ है 1 मिनट कि निम्न में से कौन सा संकल्प का समानार्थी नहीं है। तो संकल्प को हम प्रतिज्ञा भी कहते हैं, इच्छा शक्ति भी कहते हैं, पर विकल्प नहीं कहते। तो विकल्प जो हो जाएगा वो इसका समानार्थी नहीं होगा। संकल्प को हम इरादा भी कहते हैं, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। अब यहाँ जो है ये लिखा है स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो दादाभाई नौरोजी थे। दादाभाई नौरोजी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के जी के बारे में बात करें तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली की शुरुआत हुई। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली की शुरुआत की। वो 1900 भारत परिषद 1900 अधिनियम जो है, भारत परिषद अधिनियम 1919।
अब है क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया मुख्यालय जो है वो रंगून में भी है, सिंगापुर में भी है, 2 जगह है। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया मुख्यालय वो रंगून और वहाँ पे है सिंगापुर। यहाँ पे लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम जो है वो रानी लक्ष्मीबाई सेकंड झांसी की रानी, हाँ झांसी की रानी, ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। यहाँ जो है दक्षिण हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिण हिमालय को और शिवालिक के नाम से जानते हैं। दक्षिण हिमालय को जो है शिवालिक के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा है कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और कैप कॉमेरिन के बारे में पूछ लिया है तो वो दक्षिणी बिंदु का दक्षिणी मुख्य भूमि का कैप कॉमेरिन है, पर दक्षिणी बिंदु जो पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है। इस जगह भूमि और लग जाती है कैप कॉमेरिन वाले पे। यहाँ लिखा हुआ है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे कन्नड़ कहा जाता है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को कन्नड़ कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कन्नड़ हो जाएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो बांग्लादेश साझा करता है। और सबसे कम सीमा, जैसे एक ट्रिक होती है बचपन में भूत देखा, यानी कि अब अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की सीमा भी पूछ ली है तो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। और बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो चीन भी करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका जो होगा वो बांग्लादेश हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो वो 10 डिग्री हो जाएगा। 10 डिग्री जो है अंडमान से निकोबार को अलग करता है। यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति सामान्यतः महान भारतीय मरुस्थल में पाई जाती है? तो कौन सी भू आकृति सामान्यतः भारतीय मरुस्थल में पाई जाती है? वो बरचन हो जाएगी। बरचन राइट ऑप्शन हो जाएगा, बरचन। अब जो है हिमालय का निम्न में से कौन सा काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है? वो नेपाल हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के। क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान में एक नम दलदली और कीचड़दार क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उत्तरी मैदान में एक नम दलदली और कीचड़दार क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो तराई क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाजन भूप्रपट्टी के निर्माण के समय पुराने भू आकृति के लिए जानी जाती है? तो वो जो है भू आकृति वो प्रायद्वीप की जानी जाती है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्वेश्चन है कि इंडो गंगा मैदान किसके बीच स्थित है? तो इंडो गंगा मैदान बताना है वो किसके बीच स्थित है? तो प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच स्थित है। इंडो गंगा मैदान प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच स्थित है। हाँ, तो अब अगली वीडियो जो है पारेबाची से संबंधित और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनसे संबंधित आने वाली है। आप लोग उस वीडियो में जरूर देखें उस वीडियो को। और बस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।